नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। 3 क्लासेस हमने डिस्कस कर ली हैं जीएस की। शुरुआत की 2 क्लासेस में हमने डिस्कस किया था क्या, इकोनॉमिक्स, और फिर जो थर्ड क्लास हुई थी उसमें हमने पॉलिटी में डिस्कस किया था जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका। और आज पॉलिटी की ही सेकंड क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, तो आपका पॉलिटी का टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका मैं यहां लिख देता हूं। सब्जेक्ट क्या है आपका? जीएस। सब्जेक्ट जीएस है और इसके अंदर सेक्शन है पॉलिटी का। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो, यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव वो बॉडी है जो केंद्र में कानून को लागू करने का काम करती है, लॉ इंप्लीमेंटेशन का काम करती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो पार्ट 5 में आता है, इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, प्रेसिडेंट। उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। फिर आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, पीएम, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया आपका राष्ट्रपति। यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है राष्ट्रपति। ये है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और इसे आप प्रधानमंत्री कहेंगे, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद। और ये है आपका भारत का न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का लॉयर, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर इंडिविजुअल आर्टिकल्स की हम बात करें तो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल आपके 52 से 62 तक रहते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं आपके 63 से 73 तक रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आपके जो मेन आर्टिकल हैं वो 74, 75 और 78 ये रहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो जिक्र जिस आर्टिकल में है भारतीय संविधान के, वो आर्टिकल 76 है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये है केंद्र की कार्यपालिका जो सेंटर में लॉ इंप्लीमेंट करने का काम करती है, पूरे देश में क्या करती है, कानून को लागू करने का काम करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूरे देश में कानून को लागू करने का काम करती है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे इसमें। और भी कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे देखो, सबसे पहले याद रखना, भारत में राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है। क्या? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन
ऑफ इंडिया। भारत में राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है और ये एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं कंट्री के, ठीक है, हालांकि नॉमिनल होते हैं। और ये जो प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट हमारे यहाँ इलेक्टेड होता है यानी कि निर्वाचित, चुनाव से हम चुनते हैं, ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। अब बात आती है ये जो राष्ट्रपति है कौन बन सकता है भारत में राष्ट्रपति। तो अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं कि राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता क्या है, कौन बन सकता है भारत में राष्ट्रपति। क्वालिफिकेशन, नॉर्मल क्वालिफिकेशन यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए उसको, और दूसरा मिनिमम एज आपका 35 ईयर्स होना चाहिए, मिनिमम एज आपका 35 ईयर्स होना चाहिए। तीसरी और योग्यता है एक, तीसरा किसी भी लाभ के पद पर काम न करता हो, किसी भी लाभ के पद पर काम न करता हो मतलब एक ही टाइम पर दो सरकारी सोर्स से सैलरी ना आ रही हो। तो तीसरा है नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद पर काम न करता हो। अगर राष्ट्रपति है तो पिछली सभी पोजीशन से, पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा उसको, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आई होप क्लियर है। चलो आगे देखो, ये तो योग्यता हो गई। अब जब राष्ट्रपति का नाम आगे बढ़ाया जाता है पार्टी की तरफ से, जब चुनाव होता है तो उसमें 50 प्रपोजर राष्ट्रपति के नाम को आगे बढ़ाएं और 50 सेकेंडरर भी हों जो उसके नाम को सपोर्ट करें, और सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा कराना होता है, ठीक है, जिससे सीरियस कैंडिडेट ही चुनाव में आए। अब क्वालिफिकेशन के बाद इलेक्शन होगा, उसका इलेक्शन होगा, इलेक्शन में एटलीस्ट 2 लोग तो खड़े होंगे ही, एक रूलिंग पार्टी की तरफ से और एक अपोजिशन की तरफ से, ठीक है। लेकिन इलेक्शन जो होते हैं राष्ट्रपति के वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं दोस्त, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं भारत में वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है हम और आप यानी कि सभी लोग वोट नहीं दे सकते हैं, कोई और देता है वोट, वो कौन है वो अब देखेंगे हम और आप लोग वोट नहीं दे सकते, नॉर्मल लोग वोट नहीं दे सकते। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, कौन वोट देता है तो ध्यान रखेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं यानी कि जो चुनाव जीत कर आए हैं वो वोट देते हैं। तो यानी कि यहां मैं कह सकता हूं पॉइंट 1 में कौन वोट दे रहा है, एमपी। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कितने एमपी हो जाएंगे, लोकसभा के 543 प्लस राज्यसभा के 233, क्योंकि राज्यसभा में होते तो 245 है लेकिन 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, इलेक्टेड नहीं, इसलिए 233 ही होंगे और वो ये इतने पार्लियामेंट के सदस्य वोट देंगे। दूसरा देखें हम, दूसरे नंबर पे कौन वोट देगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया, ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया। भारत में जो जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके सभी इलेक्टेड मेंबर वोट देंगे, ठीक।
अब फिर से देखो, तो यहां पे सेकंड पॉइंट पे कौन वोट दे रहा है? एमएलए, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों को एमएलए बोला जाता है। तो एमपी और एमएलए वोट देंगे, ठीक है। अब ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या है? तो देखो, 28 राज्यों की असेंबली और 3 यूनियन टेरिटरी की असेंबली, टोटल 31 विधानसभा के जो जितने एमएलए होंगे वो वोट देने आएंगे। क्लियर है इतना? चलो आगे देखो, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हो गया। अब इनको ओथ दिलवाई जाएगी, रिजल्ट आएगा तो इनको ओथ दिलवाई जाएगी, शपथ, शपथ दिलवाई जाएगी। तो शपथ कौन दिलवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। शपथ हो गई और उनका कार्यकाल शुरू हो गया, तो टेन्योर कितना हो जाएगा राष्ट्रपति का? कार्यकाल, राष्ट्रपति का कुल कार्यकाल कितना है? कितने साल के लिए राष्ट्रपति पद पर बैठ गए? अमेरिका में यही 4 साल का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, और हमारे यहां होता है 5 साल। कार्यकाल होता है 5 साल का, ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। चलो, अब क्या कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद खाली हो सकता है राष्ट्रपति का? जी हां, नंबर 1, यानी कि टेन्योर कंप्लीट होने से पहले, 5 साल पूरा होने से पहले क्या पद खाली हो सकता है? टेन्योर कंप्लीट होने से पहले क्या पद खाली हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? पहला, अगर वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दे, 5 साल पूरे हुए नहीं है और उसने दे दिया इस्तीफा। अब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। राष्ट्रपति अपने पद से अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो एक तो रेजिग्नेशन की वजह से हट सकता है 5 साल से पहले। दूसरा, अगर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए संविधान का उल्लंघन करने पर, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे हटा दिया जाए तो भी पद 5 साल से पहले खाली हो जाता है। महाभियोग प्रक्रिया, तो ये इस पर भी पद 5 साल से पहले खाली हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इलेक्शन प्रोसेस को, यानी कि जिस इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करके भारत का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें कुछ माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, यानी कि कुछ इलीगल तरीके से फ्रॉड कुछ हुआ है वोटिंग में, तो सुप्रीम कोर्ट अगर पूरी इलेक्शन प्रोसेस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, यानी कि निरस्त कर दे, निरस्त कर दे, तो भी राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ जाएगा। चौथा, अगर काम करते वक्त ही उसकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ये 4 कंडीशन ऐसी हैं जब राष्ट्रपति का पद 5 साल पूरा होने से पहले भी खाली हो सकता है। 5 साल बाद तो होगा ही, चुनाव होंगे दोबारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आपके लिए सवाल, जब इन सिचुएशंस में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो अचानक से चुनाव कराना तो पॉसिबल नहीं होगा। अचानक से चुनाव कराना पॉसिबल नहीं होगा, 6 महीने के अंदर अंदर कराना है। लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली रह नहीं सकता, तो कौन आएगा राष्ट्रपति की जगह काम करने इमरजेंसी में? तो ध्यान रखेंगे आप, अगर प्रेसिडेंट का पद खाली है तो सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी वाइस प्रेसिडेंट।
वाइस प्रेसिडेंट आएगा राष्ट्रपति की जगह काम करने। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कहा जाएगा कि आप संभालो पद। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो फिर भैया सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर जज, एनी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम, एनी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आ जाएगा। तो इसमें याद रखना ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, ये सेकंड प्रायोरिटी पर है और ये थर्ड प्रायोरिटी पर है। पहले इन्हें भेजा जाएगा, अगर ये है ही नहीं पद पे तो फिर इन्हें, ये नहीं है तो इन्हें, समझ गए? तो ऐसे काम चलेगा जब तक नया राष्ट्रपति चुनाव लड़कर ना आ जाए। एक और बात, जो करंट प्रेसिडेंट है वो अपना पद छोड़कर तब तक नहीं जाएगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति चुनाव जीतकर नहीं आ जाता। यानी कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव पद छोड़कर तब तक नहीं जाएगा, भले ही टेन्योर पूरा हो जाए, 5 साल पूरे हो जाएं, लेकिन वो अपना पद छोड़कर तब तक नहीं जाएगा जब तक कि अगला चुनाव हुआ राष्ट्रपति ना आ जाए, यानी कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप। क्लियर है? इतना याद रखेंगे आप। अब हम देख लेते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर्स, राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या देख रहे हैं हम? राष्ट्रपति की शक्तियां। चलो पहली शक्ति देखते हैं। पहली शक्ति, पहली पावर है लेजिस्लेटिव पावर। पहली पावर है लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि विधायी शक्ति। पहली पावर क्या है? लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि विधायी शक्ति। ये क्या होती है तो समझ लो। राज्यसभा में 12 लोगों को ये नॉमिनेट करता है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल वेलफेयर से। जॉइंट सिटिंग भी बुलाता है ये आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग, जॉइंट सिटिंग भी बुलाता है। ठीक है, क्लियर है? और कानून पर सिग्नेचर करने का भी काम करता है, कानून पर सिग्नेचर करने का भी काम करता है। ये मोटा मोटा लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो एग्जीक्यूटिव पावर मतलब लॉ को इंप्लीमेंट करने से संबंधित। तो यहां पे देखेंगे, देखो ये पीएम को अपॉइंट करता है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, और यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को भी अपॉइंट करता है। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर हो गई इसकी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, अगला, जुडिशियल पावर। अगली जो शक्ति है राष्ट्रपति की वो है न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर्स। अब जुडिशियल पावर में क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको ये अपॉइंट करता है। जजेस को क्या करता है? अपॉइंट करता है। साथ ही साथ ये पार्डनिंग पावर भी होती है इसके पास, क्षमादान शक्ति भी होती है इसके पास,
पार्डनिंग पावर्स। पार्डनिंग पावर्स का मतलब सजा को कम करना, किसी की सजा को कम करना, किसी की सजा को बदलना या किसी की सजा को माफ कर देना, ये पार्डनिंग पावर होती है। उसके बाद अगला अगली जो शक्ति है वो देखिए आप, अगली है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्ति। तो भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। और देश में तीन प्रकार के संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का जिक्र है। पहला नेशनल इमरजेंसी, जो पूरे देश में लगती है, इंदिरा गांधी ने लगाई थी। और नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352, समझ गए। अगला है फिर स्टेट इमरजेंसी, जो स्टेट में लगती है, स्टेट इमरजेंसी। इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। और ये है आपका आर्टिकल 356, ठीक है। तीसरे प्रकार की जो इमरजेंसी है वो वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये आपकी लगती है आर्टिकल 360, आर्टिकल 360, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए फिर है आपका मिलिट्री पावर। अगला है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर्स, मिलिट्री पावर्स में ध्यान रखेंगे जो भारत का राष्ट्रपति है, जो भारत का राष्ट्रपति है वो तीन सेना जो है भारत की, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों का सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक शक्ति होती है इसकी फाइनेंशियल पावर। क्या? फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर, तो इसमें क्या है, जैसे एक फंड होता है भारत सरकार का, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी फंड भारत का होता है। इसमें 500 करोड़ रुपए हमेशा इमरजेंसी के लिए सुरक्षित रहते हैं। तो इस फंड में से कुछ भी पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए होती है, तभी आप वो पैसा निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। एक और पावर देख लो आप, वो है आपकी डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है। तो ये जितने भी राजदूत होते हैं, एम्बेसडर, जो भारत की एम्बेसी बाहर बनी हुई है, राजदूत, इनको भी वही भेजते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे कोई डील हो रही है, नेगोशिएशन हो रहा है, राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। तो ये आपकी हो गई क्या? डिप्लोमेटिक पावर। देखो भाई, हमने क्या देखा, हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा। यहां देखो, हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा, ये केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका में आता है। इसके अलावा केंद्रीय कार्यकाल में वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल आते हैं।
फिर हमने देखा कि ये फर्स्ट सिटीजन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, इलेक्शन और इसका इनडायरेक्ट होता है। क्या योग्यता होती है? 35 साल कम से कम उम्र, है ना। कौन कौन वोट देता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य इलेक्टेड। शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई। कार्यकाल हो जाता है 5 साल का। 5 साल से पहले पद खाली हो सकता है क्या? हाँ, रेजिग्नेशन हो जाए, इम्पीचमेंट हो जाए, या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन प्रोसेस को खत्म कर दे, या डेथ हो जाए, तो उसकी जगह पर इमरजेंसी में वाइस प्रेसिडेंट, सीजीआई या एनी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखी पावर्स। तो राष्ट्रपति की इतनी पावर्स होती हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे। तो ये था राष्ट्रपति के बारे में। अगर और कोई भी डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। कोई डाउट है आपका तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास।